देखो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 6। इसमें क्या है हमारा, अवकलज के अनुप्रयोग। यानी कि देखो, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं, है ना, अवकलन। तो अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ने हैं आपको, कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे राम राम भाई अंकित, राम राम। टाइम मिल गया आज तो। अच्छा ये बात बताओ, साफ दिख रहा है या थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है? तो यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रयोग। किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम? देखो यहाँ पे अवकलज के, है ना। अच्छा, अब भी क्लियर नहीं है? अब बताना एक बार। अब देखो, हाँ जी, विद्या यादव बोलिए। देखो भाई, अब तो क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखो, अवकलन क्या होता है आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा कोई फंक्शन दे रखा होता है, उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इसके अनुप्रयोग, क्या अनुप्रयोग होंगे आपके, जो कोई भी आपको अगर फंक्शन दे रखा है तो उसका यूज आप किस तरह से करोगे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो, हम जो डिफरेंशिएशन इसका यूज पढ़ेंगे, यहाँ पे हम तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं आपकी। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो तीन टॉपिक हैं आपकी। ठीक है, तो जो पहला है वो आपका क्या है, राशियों में परिवर्तन। ठीक है, राशियों में परिवर्तन की दर। तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि जो कुछ भी मात्रा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है किसी भी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। राशि कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा पढ़ना है आपको वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है हमारा। ठीक है, तो एक बात बताओ, तीसरा क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। यानी कि जो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन और डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है और घट रहा है, उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या पॉसिबल है। मैक्सिमा और मिनिमा वो कहलाती हैं कि उस फंक्शन की मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपकी, ये बतानी है आपको। आ रही बात समझ में? तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको कुछ भी परिवर्तन करना है। जैसे कि सचिन यादव, हाँ जी, राम राम भाई ओपी बॉय, राम राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम अधिकतम या न्यूनतम किसी भी फंक्शन का करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तब हम उसे देखो रेट ऑफ चेंज, यानी सबसे पहले पढ़ेंगे हम राशियों में परिवर्तन की दर। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, है ना, यानी कि मात्रा जो होगी कुछ भी, उसमें परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे y है, तो हम क्या करते थे कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएट करते थे विद रेस्पेक्ट टू x करते थे। यहाँ पे आ रही बात समझ में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का जब x के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स होता था हमारा, ठीक है, तो हम इसको एफ डैश एक्स लिखते थे। आ गई बात समझ में? तो यहां पे अब एक चीज समझो, जैसे कि आपकी दूरी होती है, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप यहां पे दूरी क्या है आपकी, एस मान लो। ठीक है, अगर हम यहां पे दूरी है, और अगर आपने मान लिया देखो कोई
एस है आपकी स्पीड मानो, ठीक है। जैसे कि अगर दूरी है आपकी कितनी है, डिस्टेंस डी, अगर उसका आप समय के सापेक्ष अवकलन यानी कि देखो रेट ऑफ चेंज, समय के साथ अगर परिवर्तन करोगे किसी भी चीज का, है ना। सचिन यादव भाई बता दिए 1 क्वेश्चन, चैप्टर 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो करा दिए आपको। बिल्कुल हो जाएगा भाई, बहुत अच्छे, इतना कर लिया आपने तो। उत्कर्ष एनसीईआरटी आर डी शर्मा PYQ, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास देखो वेलोसिटी है। यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में v का, तो वो क्या हो जाता है, यानी कि देखो वेलोसिटी आपकी एक राशि है, कोई क्वांटिटी है ना। तो इसका जब समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखो स्पीड, स्पीड का करते हैं समय के सापेक्ष अवकलन, तो आपको मिलती है वेलोसिटी। तो यानी कि यहाँ पे देखो कोई भी है तो अगर हम उसका जिसके रेस्पेक्ट में अगर हमें कोई बोलेगा, लेकिन हम तो यहाँ पे केवल देखो x जो वेरिएबल था, डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा आपने, dy/dx, ठीक है। तो यानी कि जब हम कोई फंक्शन y दे रखा है तो हम उसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दे रखा होगा कि कोई भी राशि जिसे आप क्वांटिटी बोल सकते हो, है ना, उसमें रेट ऑफ चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी फैक्टर होंगे आपकी, जैसे कि कुछ नहीं कह रहा है तो वो आपकी समय के साथ बदलेगी, ठीक है, राशि आपकी। अगर कुछ कह रहा है कि अगर किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि चेंज हो रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको फंक्शन को। आ गई बात समझ में। जैसे कि एक बात बताओ, सबसे पहले मान लो कि हमारे पास कोई एक सर्किल है, ठीक है, वृत्त। तो वृत्त में हम क्या करेंगे कि वृत्त है, अगर यहाँ पे एक चीज समझ लो, जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, बताओ जल्दी से, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सचिन यादव, कोई भी बताओ, उत्कर्ष, अंकित। तो यहां पे देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr², ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप यहां से जो वृत्त का क्षेत्रफल है अगर आप उसकी त्रिज्या को बढ़ाओगे, जैसे कि इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, अगर ये त्रिज्या r बढ़ेगी, ठीक है, तो देखो वृत्त बढ़ेगा, वृत्त बढ़ेगा तो उसका क्या क्या बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा हमारा। आ गई बात समझ में। तो यानी कि जब हम यहाँ पे देखो जैसे कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे इसे हम अगर ये फंक्शन कहे कि अगर वृत्त में उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या वेरिएबल है, चेंज कर रही है त्रिज्या। तो यहाँ पे देखो दो चीज हो सकती है कि dA/dr कर सकते हो, यानी कि अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो वो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भाई अंकित, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2π तो कांस्टेंट है आपका, तो 2πr हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, अगर त्रिज्या बढ़ रही है किसी भी रेट से तो तब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर ये कुछ भी नहीं कह रहा, कि बोल रहा है कि बस त्रिज्या बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे समय के रेस्पेक्ट में, जो चेन रूल लगता है आपका। तो चेन रूल में क्या हो जाता है कि अगर dA इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो क्या हो जाएगा 2πr होगा हमारा, ठीक है, इनटू r का और हो जाएगा कितना, dr/dt। आई बात समझ में कि नहीं बताओ। ये तो हो जाएगा किससे, चेन रूल से, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, कि अगर कोई भी अगर हमें फंक्शन दे रखा है तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल जो चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में। आ गई बात समझ में। अब एक बात बताओ, जैसे कि अगर हम दे दें आपको स्क्वायर दिया हमने कोई एक, है ना, स्क्वायर वर्ग, ठीक है भाई अंकित, वर्ग दिया, तो वर्ग की भुजा मान लो कि a है आपकी, ठीक है, इसकी जो साइड है आपकी वो क्या है, a। तो एक बात बताओ, अगर ये हमारा वर्ग है, अगर इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि रेडियस, इसकी रेडियस नहीं साइड, ठीक है, तो इसका एरिया बढ़ेगा कि नहीं। तो यहां पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये हो जाता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो यहां पे देखो जब आपकी इसकी रेडियस यानी कि इसकी भुजा बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर इसका एरिया इक्वल टू a² है,
अगर इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें यानी कि भुजा की रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी ए स्मॉल ए। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2a। आ गई बात समझ में। अगर समय के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे डी ए इंटू डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू आपको, जैसे कि क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे रखी है, तो आप कंफ्यूज करते हो कि ये किसके परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज किसका है। तो आपको याद रखना है कि जो रेडियस होती है हमारी, है ना, या फिर कोई साइड हो किसी भी, या फिर उसकी हाइट हो, तो ये हमारी देखो या तो सेंटीमीटर में दे रखी होगी आपको या फिर मीटर में दे रखी होगी। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। या फिर अगर देखो हमें दे रखा है किसी का एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, तो वो या तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उसकी यूनिट, ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर होगी। आ गई बात समझ में। अब देखो या तो उसका वॉल्यूम दे रखा हो, वॉल्यूम मीन्स आयतन, है ना, तो वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में हो जाता है। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको देखो इकाई बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पे भी आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर रेट ऑफ चेंज, इनमें अगर समय के रेस्पेक्ट में कोई भी परिवर्तन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी आर अपॉन डी टी, जैसे कि सबसे पहले वॉल्यूम में देखो कि अगर वॉल्यूम में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज दे रखा है डी वी अपॉन डी टी, तब आप उसका क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रखेंगे, ठीक है, और या तो मीटर क्यूब पर सेकंड रहेगा यूनिट। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, तो आप इस यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है। आ गई बात समझ में। अगर रेडियस है, उसकी साइड है या हाइट है, ठीक है, तो उसके लिए देखो या तो डी आर अपॉन डी टी होगा, है ना, या फिर डी ए अपॉन डी टी होगा, या डी एच अपॉन डी टी। इनके रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, देखो या तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा होगा या मीटर पर सेकंड लिखा होगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आप इन इकाइयों को ध्यान रखोगे कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सी वैल्यू कहां पे रहेगी आपकी। आ गई बात समझ में, ठीक है, बताओ भाई। आ गई बात समझ में। अब यहां से देखो, अब यहां से हम एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। जैसे सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन है, देखो भाई यहां पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है ना, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि एक पत्थर एक झील में गिराया जाता है, यानी कि देखो जहां पे पानी है उसमें झील में पानी होगा, सीधी सी बात है, शांत पानी है ना। तो उसमें बोल रहा है कि झील में पत्थर गिराया आपका, अगर कोई आपका एक पत्थर गिराया, उसमें देखो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से एक वृत्त में गति करती हैं। यानी कि देखो अगर आपने कहीं पे कुछ पत्थर भी डाला पानी में, यहाँ पे गिरा, तो वो ऐसे करके पानी बाहर की तरफ बढ़ेगा, सर्किल, ठीक है, वृत्त के रूप में ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहां पे देखो ये बोल रहा है कि जो रेट, ये क्या दे रखा है हमें, देखो कि 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से एक वृत्त में गति करती है। यानी कि यहां से देखो पानी की तरंग बढ़ रही है आगे की तरफ, तो ये क्या बढ़ रहा है आपका, देखो यहां से। तो हम कह सकते हैं गिवन दैट, दिया है लिखेंगे सबसे पहले, है ना, क्या दे रखा है आपको, डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे देखो वृत्त की रेडियस, सर्किल की रेडियस होती है हमारी, है ना, त्रिज्या कितने के रेट से बढ़ रही है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आगे बोल रहा है कि यदि उस समय वृत्ताकार लहर की त्रिज्या 7.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहां पे देखो अगर हमारी त्रिज्या बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, सीधी सी बात है।
एट ए टाइम, किसी टाइम पर जब आपकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर हो, तब उसके एरिया में रेट ऑफ चेंज बताना है कि यानी उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखोगे कि वी नो दैट, क्या आप जानते हो कुछ? नहीं? हाँ भाई, अंकित, गोविंदा, जानते हो? हम जानते हैं। क्या जानते हो? क्योंकि हमें क्या निकालना है? एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे देखो समय के सापेक्ष दे रखी है, तो यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएट किसकी रेस्पेक्ट में करना है? समय के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा देखो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वेयर का हो जाएगा टू आर, तो टू पाई आर इंटू यहाँ पे देखो डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है कि टू पाई आर है, सबसे पहले टू पाई। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जैसे कि पाई की वैल्यू 22/7 है, और यहाँ पे अब आपको आर कोई ऐसी वैल्यू मिले जिसमें 7 का मल्टीपल हो, तो आप पाई की वैल्यू रख दो, अन्यथा मत रखो। तो दोनों ही कंडीशन में आप, आपकी मर्जी है, आप रख सकते हो कि क्योंकि अगर 7 कट रहा है डिनोमिनेटर का, ठीक है, तो आप आसानी से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी आर, आर की वैल्यू देखो हमें दे रखी है 7.5, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? 3.5। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो 2 गुणा ये हो जाएगा देखो 22/7 गुणा 7.5 गुणा 3.5। ठीक है भाई, हाँ मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 7×5 = 35। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 दूनी ये तो हो जाएगा देखो 10, ये आप कितना लिख सकते हो? 22 गुणा 75 गुणा 0.5 गुणा 2 करेंगे तो देखो 1.0। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 गुणा 22 करेंगे तो ये हो जाएगा देखो तुम्हारा 11 गुणा 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा देखो कितना? 1.5। तो यहाँ से 11 का गुणा करेंगे, 11×5 = 55 और 11 और 5 = 16। आ गई बात समझ में भाई? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज, हमारा क्या था ये? एरिया। तो यानी कि इसका अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि ये किसके सापेक्ष बदल रही है वैल्यू? समय के सापेक्ष। आई बात समझ में कि नहीं? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसके बाद आएगा, जैसे कि देखो यहां पे आया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है कि एक गोलीय गुब्बारा, यानी कि देखो स्फेरिकल है हमारा, कोई गुब्बारा है, बलून, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा कि अगर कोई गोला है, उसमें देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या दे रखा है? कौन सी वैल्यू है? उसकी जो वॉल्यूम, यानी कि जो आयतन होता है हमारा, ठीक है ना, उसके परिवर्तन की दर दे रखी है हमें। ठीक है, तो dv अपॉन dt किसकी? गोले में, स्फेयर में, है ना, कितनी है? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आ गई बात समझ में? तो यहां पे देखो, तो यहां पे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है आपको। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और समझो कि उस जब कि उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है? r = 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहां पे देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो हम लिखेंगे कि दिया है, ठीक। तो इसके बाद होगा हमारा कि हम जानते हैं, क्या जानते हो, गोला कैसा है हमारा। फिर से दिक्कत हो गई क्या? अब देखना एक बार। तो देखो यहां पे सबसे पहले ये हो जाएगा आपका गोलाकार गुब्बारे का आयतन, या फिर हमें पता है स्फेरिकल स्फीयर का आयतन क्या होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखो, हमें यहां पे बोल रहा है कि डीवी अपॉन डी टी, यानी कि टी के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो यहां पे, ठीक है भाई। अवकलन करने पर तो v का क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू का करेंगे तो देखो 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी। आ गई बात समझ में? तो यानी कि जो आपको सबसे पहले वैल्यू पता है वो लिखते हैं, लेकिन देखो आपको निकालना क्या था, इसका जो एरिया होगा, है ना, क्या था इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, एस इक्वल टू 4πr²। तो यहां पे देखो हमें इसके जो रेट ऑफ चेंज है ds अपॉन डी टी, ये हमें निकालना था। तो इसके लिए देखो हमें dr अपॉन डी टी भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम यहां से पहले dr अपॉन डी टी निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो dv अपॉन डी टी दे रखा है हमें 20 बराबर, ये हो जाएगा 4/, देखो यहां से 3 से 3 कट गया आपका, तो यहां पे बचा आपका पाई r², आर कितना है आपका 8, 8 का वर्ग इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो यहां से देखो हमारा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कि ये इसका इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा देखो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 20/4π64, 64, ठीक है ना। 4 से देखो ये कट गई वैल्यू 5 बार, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बची 5/64 पाई, क्योंकि ये तो वैल्यू कट नहीं रही है आपकी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है a इक्वल टू 4πr², ठीक है भाई। आ गई बात समझ में? तो अब यहां पे देखो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप a को a लिखो या s लिखो, s लिख लेते हैं क्योंकि सरफेस एरिया है ना। तो ds अपॉन डी टी इक्वल टू 4πr² का देखो 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा हमारा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 × 2 8 पाई, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 8, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपकी कितनी आई, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आई हमारी ये रही, यहाँ से रख देंगे 5/64 पाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो कि 8 और 8 64, 64 से 64 कट गया आपका, और यहाँ पे देखो पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा, केवल 5 बचा भाई, है ना 5, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। तो ये हो जाएगा देखो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है इसको हमने, समय के रेस्पेक्ट में। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। देखो भाई अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस तरह का है। ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है, यानी कि कोई एक पार्टिकल है मूव कर रहा है वो, कि टी टाइम बाद, है ना, टी समय बाद रेखा पर एक स्थिर बिंदु से नापी गई उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस, वो हमें दे रखी है एस इक्वल टू टी³ - 16t, यानी कि 16t सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि देखो ये दे रखी है आपको उसकी डिस्टेंस। आगे बात समझ। तो वह समय ज्ञात कीजिए जब इसका वेग 0 हो जाए,
तो यहाँ पे देखो एक आपको ये चीज़ समझनी है कि हमें दूरी दे रखी है। अगर हम दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपको वेग मिलता है, वेलोसिटी। ये तो आपको पता ही है। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया है गिवन दैट, ठीक है, कि हमें यहाँ पर दे रखा है एस, क्या दे रखी है, दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो कितना, t³/3 माइनस 16t, है ना। तो यहाँ पे देखो क्योंकि हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए, और वेग बोल रहा है कि किसी टाइम पर शून्य हो जाए, तो वह समय बताना है आपको, ठीक है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, आ गई बात समझ में भाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अवकलन, तो लिख देंगे यहाँ पे, है ना, अवकलन करने पर। तो देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, ds/dt इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो 1/3 तो कॉन्स्टेंट है, t³ का 3t² माइनस 16 t का हो जाएगा 1, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा t² माइनस के 16 गुणा 1 16। तो ये बोल रहा है कि ये देखो आपकी क्या हो गई, अब वेलोसिटी ही तो हो गई v। तो ये बोल रहा है कि वेग शून्य हो जाए, ठीक है, कह रहा है कि वेग क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। ये कंडीशन तो हमें दी हुई है ना, कि यदि वेग शून्य हो जाए, ठीक है, तो वो समय बताना है ना, शून्य है तो v=0। तो ये हो जाएगा देखो हमारा t² माइनस 16 बराबर 0। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से देखो t इक्वल टू 16 t², तो t की वैल्यू 2 आएंगी, प्लस माइनस 4, तो यानी कि देखो नेगेटिव समय हम यहाँ पे लेंगे नहीं, तो यानी कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि जो भी समय आपको दे रखा है उसका यूनिट आप बता सकते हो कि ये क्या यूनिट हो जाएंगी आपकी। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड बाद, ठीक है ना, 4 सेकंड बाद वेग शून्य हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आ गई बात समझ। तो अब देखो यहाँ से आपको इस तरह का एक कोई क्वेश्चन भी मिल सकता है कि किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx, यानी कि कोई cx फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये इस तरह का से प्रदर्शित की गई है। तो सीमांत लागत यानी कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जब जो यूनिट है आपकी x 3 इकाई उत्पादित की जाती है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले हम उस फंक्शन को, जैसे कि एक बात बताओ, कोई भी आप अगर सामान लेने जाते हो, है ना, जैसे कि कोई कहता है कि अगर एक वस्तु लेके आओगे तो वो आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है। अगर ये कह दो कि अगर दो उसी उसी तरह के सामान लेके आओगे तो वो कह सकता है कि उसमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है आपको, है ना। और यानी कि आप उसके और ज़्यादा लोगे, जैसे कि 10 पीस ले लो किसी भी एक वस्तु के, तो वो उससे भी कम पड़ जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक वस्तु पर कम माल। तो यानी कि जब ये बोल रहा है कि 3 इकाई, यानी कि जब 3 यूनिट दे रहे हो, लेके आ रहे हो आप, तब उस पे उसका इस फंक्शन पे क्या, किस हिसाब से उसकी जो सीमांत लागत आएगी, है ना। तो इस तरह से पूछ रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, तो हमें क्या दे रखा है, c(x) फंक्शन दे रखा है। तो ये 0.0005 माइनस 0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो जब हम किसी की दर ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे उस फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे x का फंक्शन है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दो, है ना। तो ये हो जाएगा देखो c(x) लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा देखो 0.005 गुणा x³ का 3x² माइनस के 0.02 गुणा 2x प्लस के 30 गुणा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा देखो, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.015 15 x² माइनस के 2 दूनी 0.04 x प्लस 30, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 8.3, यानी जब उसकी जो इकाई है वो 3 इकाई उत्पादित की जाती हैं, तो ये हो जाएगा कि c(x) x बराबर 3 पर, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 3, 0.015 गुणा 3 का वर्ग देखो 9 हो जाएगा, माइनस 0.04 गुणा 3 प्लस ये 30 ज्यों की त्यों, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा देखो, तो 9 पंजे 45, 5 15 में 135 हो जाएंगे ना,
जीरो, तो ये हो जाएगा देखो कितना, -4×3 = 12, 0.12 और ये प्लस के 30। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो इसमें से 12 घटा दो आप, तो ये कितने बचे, 5 तो 5, 3 में से 2 गए तो 1, 1 में से 1 गया 0, है ना, 0.0, तो ये कितना है हमारा 30। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, मार्जिनल कॉस्ट जो आई आपकी वो हो जाएगी देखो 30.015। ठीक है ना, इतने रुपये आ गई, याद रखोगे अब। तो यानी कि अगर कोई भी इस तरह का फंक्शन है तो आप सीधे से याद रखो कि कोई भी पॉइंट दे रखा होगा उस पर डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, इसके बाद देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, तो इसका आप कमेंट में आंसर करोगे कि इसकी जो सीमांत आय है वो क्या आएगी। किसी उत्पाद की x इकाइयों से विक्रय से कुल प्राप्त आय है यहाँ पे, है ना, इनकम में, तो उसका फंक्शन दे रखा है ये, तो उसका जो x = 5 पर वैल्यू बतानी है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो हो गया आपका। अब देखो यहाँ से अब आएगा हमारा जो वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन है, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो कौन सा फंक्शन हमारा वर्धमान है यानी कि बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझते हैं हम क्या, कि अगर हम ग्राफ के द्वारा, जैसे कि अगर हमारे पास y = f(x) कोई फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे वो होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा निरंतर वर्धमान, ठीक है, और एक होता है हमारा केवल वर्धमान। ठीक, देखो हम अगर ग्राफ से समझना चाहें, जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ हो जाएगा किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो ये है हमारा, मान लो इस तरह का कोई ग्राफ है, ठीक, और यहाँ पे अगर हमारा ये कोई इस तरह का ग्राफ है, ठीक, तो यहाँ पे y = f(x) फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है ना, ये भी, तो यहाँ पे देखो ये x एक्सिस है, ये y है, y x, ठीक है, और ये है हमारा ओरिजिन ओ। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो फंक्शन है हमारा, हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है सारे पॉइंट पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो इस तरह के जो फंक्शन होंगे, हमें सबसे पहले हम उस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज 0 ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है ना, तब वो फंक्शन आपका निरंतर वर्धमान, ठीक है ना, इसे आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और इसे कहेंगे आप, अगर यहाँ पे देखो ये बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा वैल्यू इसकी सेम रहेगी यहाँ से यहाँ तक, या कहीं पे भी थोड़ी सी, तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर dy/dx बड़ा तो है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, 0 के इक्वल भी पॉसिबल है, तब वो आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, केवल इंक्रीजिंग कहेंगे। आ गई बात समझ में, बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा सा आराम कर गया ग्राफ बीच में। आ गई बात समझ में, तो ये कहलाएगा आपका कैसा, वर्धमान, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। आ गई बात समझ में। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो हमारे लिए वैसे तो यहाँ पे एक अलग से एक्सरसाइज भी थी वो हट चुकी है। ये हमारा देखो dy/dx क्या होता है, ये स्लोप होता है। स्लोप क्या, प्रवणता। ठीक है, प्रवणता का मतलब होता है m = tan थीटा, या फिर इसको हम dy/dx से भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये किसी भी ध्यान रखना है कि dy/dx किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो टेंजेंट, इसका मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है ये, ठीक है ना। तो यानी कि इस ग्राफ पे अगर हम इस पॉइंट पर कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचें, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर हम इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर मान लो, तो वो हमारे साथ एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, 0 से 90 अंश का, यानी कि एक्यूट एंगल, न्यून कोण बनाएगी। ठीक है, स्पर्श रेखा न्यून कोण बनाएगी, तो यानी कि 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना, 0 से 90 के बीच में अगर वो कोण बनाएगी तब उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो इस वजह से देखो यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाता है, इंक्रीजिंग, वर्धमान। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे और इक्वल 0 भी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे देखो इसका जो सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कि दूसरा जो फंक्शन होता है हमारा कैसा होता है, एक तो हो जाएगा निरंतर ह्रासमान, कैसा, ह्रासमान, और एक हो जाएगा ह्रासमान। ठीक है भाई, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे ये तो फंक्शन बढ़ रहा था, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका फंक्शन लगातार घट रहा है, जैसे कि ये, ठीक है, लगातार घट रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, ह्रासमान का मतलब है कि कोई भी थोड़ा सा यहाँ पे बराबर हो जाए फिर जीरो, जैसे कि यहाँ पे घट तो रहा था लेकिन यहाँ पे रेस्ट कर गया ग्राफ। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। आ गई बात समझ में? अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचें तो वो एक्स अक्ष के साथ देखो 90 अंश से ज़्यादा का कोण बनाएगी, है ना। और जो टेन थीटा होता है हमारा 90 अंश से ज़्यादा पे, तो कौन सी चतुर्थांश में चली जाएगी, दूसरे में, और दूसरे में टेन थीटा किसका होता है, माइनस का। तो इस वजह से ध्यान रखना है कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है हमारी लेस देन जीरो होती है, यहाँ पे इक्वल जीरो भी हो सकती है। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी फंक्शन हमारा निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान कब होता है और वर्धमान कब होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, जैसे कि देखो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं एक फंक्शन के द्वारा, जैसे कि कोई छोटा सा फंक्शन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कहें कि एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा 3x + 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। क्या आया आपका, देखो 3 आ गई वैल्यू, और 3 कैसी है, जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है। आ गई बात समझ में? तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आ गई बात समझ में, यानी कि लगातार बढ़ रहा है। तो देखो आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना के देख सकते हो, कैसे, और ये आपने 10th में पढ़ा होगा क्या, कि एफ ऑफ एक्स को आप किसके इक्वल रख सकते हो, वाई के। तो वाई इक्वल टू 3x + 2, इसका ग्राफ आप खुद से बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और हम समझाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर हम लिख दें सेकंड, यहीं पे देखो ये फर्स्ट हो गया आपका, है ना, और यहाँ पे हम लिख दें क्वेश्चन 2, जैसे कि y इक्वल टू 4 - 3x। ठीक है, अगर इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका y को करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 का 0 माइनस के 3x का -3, यानी कि देखो ये वैल्यू कैसी आ गई आपकी, जीरो से लेस देन। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज करेगा, यानी कि ये लगातार घटेगा। तो आपके लिए देखो होमवर्क में ये क्वेश्चन रहा, 10th वाला जो पोर्शन होता है उसमें क्या होता है कि इस तरह की अगर आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, दो वेरिएबल वाली जो लाइन थी, है ना, उनको आप ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करते हो। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसके बाद हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। ठीक है भाई, अभी देखो उससे पहले हमने एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे अभी, जैसे कि एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे समझ लें कि जैसे कि साइन एक्स है हमारा, ठीक, जो आपका एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसको आपको बताना है, देखो एक तो 0 से π/2 है, इंटरवल दे रखा है आपको यहाँ पे, है ना, एक दे रखा है π/2 से पाई, ठीक, 3 इंटरवल दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्या है इसमें, 0 to π। ठीक है, तो इन इंटरवल में आपको बताना है कि फंक्शन आपका किस तरह का होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो जब आप अवकलन करोगे तो f डैश एक्स हो जाएगा हमारा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। अब एक बात बताओ, हम फर्स्ट चेक करेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट कि f 0 से π/2 के बीच में कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, बताओ। 0 से π/2 का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस कैसा होता है,
जीरो से पाई बाई टू में, अच्छा जीरो से पाई बाई टू यही होगा भाई पहला चतुर्थांश, दूसरे में क्यों भाग रहे होगी, है ना। तो पहले में कॉस एक्स की वैल्यू, ये जीरो टू पाई बाई टू में कॉस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है ना, इन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में कॉस एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है भाई। आ गई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में या फिर अंतराल में फंक्शन कैसा होगा, फलन वर्धमान होगा। आ गई बात समझ में, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा साइन एक्स, इसका जब डिफ्रेंसिएशन किया था हमने तो क्या आया, कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम इसको इंटरवल जी पाई बाई टू से पाई बाई टू से पाई में चेक करें, कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई टू, ये रहा हमारा, देखो पाई बाई टू से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है बताओ जल्दी। तो कॉस एक्स जो है हमारा नेगेटिव हो जाता है जीरो से छोटा। आ गई बात समझ में, क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में केवल जब आपका x बिलोंग्स करेगा दिस इंटरवल, यानी कि x हमारा पाई बाई टू से पाई में होगा तो cos x जीरो से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा साइन और साइन का उल्टा वाला जो है दोनों प्लस में, बाकी की चार नेगेटिव होती हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फलन कैसा हो जाएगा आपका, ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान, डिक्रीजिंग। आ गई बात समझ में, ठीक है। इस इंटरवल में सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है कि जीरो से पाई, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, देखो क्या कि हम यहाँ पे तो प्रूफ कर ही चुके हैं कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में तो कैसा था, वर्धमान, यानी कि बढ़ रहा था, और पाई बाई टू से पाई के बीच में क्या कर रहा है, घट रहा है फंक्शन। तो अब एक बात बताओ, ग्राफ से पता करो, जैसे कि ग्राफ पढ़ा है आपने थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना है कि अगर देखो साइन एक्स जीरो पे जीरो होती है, 90 पे 1, ये हमारा 1 तक जाती है वैल्यू, है ना, यहाँ पे 1 तक जाएगी, 90 पे यहाँ पे होता है 1, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये वापस आएगा यहाँ पे, पाई पे हो जाती है जीरो। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से देखो ये जो ग्राफ है हमारा इस तरह से बड़ा, ये हो जाता है पाई बाई टू, यहाँ पे होता है जीरो, ठीक। फिर इसके बाद ये नीचे आता है ऐसे ही, फिर यहाँ पे आती है हमारी 2 पाई, यहाँ पे होती है आपकी 3 पाई बाई टू, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है हमारा इस तरह से चलता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा, हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है भाई, तो हमने बता दिया कि फंक्शन वर्धमान था, ठीक है, इंक्रीजिंग। अब देखो यहाँ से गिरने लगा, तो यानी कि गिरना, लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया, है ना, तो यानी कि यहाँ पे कम हो रहा है, ह्रासमान हो गया फंक्शन, ठीक है भाई। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि जीरो से लेके पाई तक बताओ भाई फंक्शन कैसा है, यहाँ पे तो देखो बढ़ा भी था घटा भी था, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब एक ही इंटरवल में, ठीक है ना, एक ही अंतराल में क्या कह सकते हो आप, फलन का मान बढ़े, फलन वर्धमान व ह्रासमान हो, ठीक है। तो उस अंतराल में फलन न तो वर्धमान होता और न ह्रासमान। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एक ही इंटरवल में आपको प्लस और माइनस दोनों तरह की वैल्यू मिल जाए तो उस इंटरवल में वो फंक्शन आपका ना तो इंक्रीजिंग कहलाएगा ना डिक्रीजिंग कहलाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा और क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो हमारा ये है कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, ये है, तो ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या कैसा होगा, ठीक है, और किस इंटरवल में होगा आप ये भी बताओ।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने बताया था कि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा 6x प्लस 7 का 2x इन 2, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो अब हमें क्या पता चला कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है आपका x पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ना तो देखो प्लस की पता चला कि ये प्लस है या माइनस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे न्यूनतम या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, क्योंकि हमें ये फंक्शन जो है अब डिपेंड कर गया किस पे, एक्स पे। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या फिर कह सकते हो वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ठीक है ना, के लिए, फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू क्या है आपका -2/6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -1/3। आ गई बात समझ में। तो ये जो पॉइंट आएंगे आपके x की वैल्यू आई हमारी, वो कहलाती है देखो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रांतिक बिंदु कह सकते हो आप इन्हें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब एक चीज देखो, जो आपका पॉइंट आया उसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है आपका, देखो ये समझने में बहुत आसान है, प्रथम अवकल परीक्षण, ठीक है। अगर ये नहीं काम करेगा तो हम दूसरा यूज करेंगे, अभी वो कहलाता है आपका द्वितीय अवकल परीक्षण, ठीक है। क्योंकि एक बार यहाँ पे देखो, जैसे कि जो भी पॉइंट आया उसे आप नंबर लाइन पे लिखोगे बीच में जहां भी हो जाए, है ना। इधर देखो आपको पता है कि -इन्फिनिटी होती है, इधर इन्फिनिटी होती है। तो यानी कि जो नंबर लाइन है उसे इस एक नंबर ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर 2 पॉइंट आएंगे तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा नंबर लाइन को। समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप कि हमारा जो नंबर लाइन है हमारी, ठीक है ना, उसके 2 हिस्से हुए कि -1/2 से इन्फिनिटी, यानी कि 0 किधर होगी आपको नॉर्मली पता है किस साइड है, देखो इधर होगी, है ना, क्योंकि इधर नेगेटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर की साइड होगी हमारी 0। तो हम उस जो डेरिवेटिव होता है हमारा, ठीक है ना, एफ डैश एक्स, उसका हम चिन्ह चेक करते हैं इस इंटरवल में। अगर प्लस का है तो इंक्रीजिंग, माइनस का है तो डिक्रीजिंग, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स है आपका, है ना, इसकी जगह पे हम -1/3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे, जैसे कि 0 इधर होगा हमें पता है, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ 0 रखेंगे, है ना, एफ डैश 0, इस वाले फंक्शन में डेरिवेटिव का चिन्ह चेक करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 6 × 0 + 2, तो ये कैसा आया देखो 2 आई, यानी कि पॉजिटिव आ गई वैल्यू, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि यहाँ से कोई भी वैल्यू होनी होगी अगर -1/3 से इन्फिनिटी के बीच में, तो उस पर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आ गई बात समझ में। तो कैसी वैल्यू आई आपकी, प्लस की। और यहाँ से देख लो कोई -1/3, जैसे कि -2 इधर ही तो आएगा क्योंकि ये -1.67 के समथिंग है, तो -2 रख के देख लो यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा देखो एफ ऑफ -2, तो ये हो जाएगा देखो 6 × -2 + 2 -12 + 2, तो ये हो जाएगा देखो -10। आ गई बात समझ में। तो यानी कि इधर की अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे आपको कैसी वैल्यू मिलेंगी, नेगेटिव। तो हमें पता था कि अगर डेरिवेटिव उसका चिन्ह ऋणात्मक है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि एफ डैश एक्स यहाँ पे लेस देन हो गया 0 से, किस इंटरवल में, -इन्फिनिटी से -1/3 में। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन -इन्फिनिटी से -1/3 में कैसा हो जाएगा, इस इंटरवल में कैसा है, ह्रासमान, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है यानी कि घट रहा है। और इंटरवल कौन सा है, -1/3 से इन्फिनिटी, इसमें है हमारा वर्धमान, यानी कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम 2 क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो आपका एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये दे रखा है आपको कोई फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन दिस निरंतर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है हम उसका करते हैं अवकलन, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
आगे बात समझ में, करो भैया अवकलन। ये हो जाएगा 2 ज्यों की त्यों एक्स क्यू का 3x², तो ये हो जाएगा देखो 3 दूनी 6x² माइनस 21 दूनी 42x प्लस 36x का 1 40 का हो जाएगा भाई 0। अब देखो यहाँ पे इन दोनों फंक्शन में से हमारा x आ रहा है, ये सारे फंक्शन में से 6 आ रहा है कॉमन, कॉमन ले लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा देखो कितना तुम्हारा x² माइनस के 7x प्लस के 6। अब समझदार तो हो गए हो आप काफ़ी, है ना, 12th में हो, तो इसके फैक्टर कर दें तो ये हो जाएंगे देखो x-6 और x-1। तो अब देखो यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया तो हमें f' का चिन्ह चाहिए था, प्लस का है या माइनस का नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अधिकतम या न्यूनतम यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, f' को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो यहाँ पे देखो 6 x-6 और x-1 इक्वल टू 0। तो देखो 6 का तो इधर 0 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, एक तो आई देखो 6 और एक आई 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे भाई, सीधी सी बात, बहुत अच्छी। यहाँ पे देखो जो नंबर लाइन में जैसे कि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6, ऐसा मत करना 6 इधर 1 इधर, जो नंबर लाइन में ऑर्डर होता है आप उसी ऑर्डर में रखोगे। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे इधर हमारा इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में। जैसे कि अब यहाँ पे देखो चिन्ह पता करना है आपको, तो क्या करो, जैसे 6 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू लो, जैसे कि 7 इस फंक्शन में रख के देखो f' में, ठीक है ना। तो f'7 चेक करते हैं हम यहाँ पे, ये तो देखो 6 है, 7 में से 6 गए तो 1, 7 में से 1 गया तो 6। तो ये देखो कैसी आई वैल्यू, बड़ी आ गई 0 से, क्योंकि 6 छंग 36 प्लस की वैल्यू आई ना। तो यानी कि इधर जो वैल्यू आई हमारी कैसी आई, प्लस। समझ में आई बात। अब देखो इन दोनों के बीच में जैसे 1 और 6, मान लो कोई संख्या जैसे 2 है, इनके बीच में ले लो, तो 2 लेंगे यहाँ पे देखो, है ना। तो ये हो जाएगा देखो 6 तो ज्यों के त्यों, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 माइनस 6 हो जाएगा हमारा माइनस के 4, और 2 में से 1 गया तो 1। देखो यहाँ पे 6 ये माइनस की संख्या है, माइनस का गुणा करेंगे तो ये संख्या माइनस हो जाएगी पूरी। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो कि माइनस इन्फिनिटी से 1, जैसे कि 1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जैसे कि कौन सी संख्या है, 0 है हमारी, 0 ही ले लो, है ना, 0 इधर ही तो आएगी 1 की। तो यहाँ पे देखो ये 6 गुणा 0 में से 6 गए तो देखो माइनस के 6, और 0 में से 1 गया तो माइनस का 1। यहाँ पे देखो -6 और -1 का गुणा करेंगे प्लस, ये प्लस की है ही, तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस। आ गई बात समझ में। तो हम यहाँ पे देखो जहाँ पे प्लस की वैल्यू मिली वहाँ पे तो वर्धमान, ह्रासमान जिसमें नेगेटिव, तो निरंतर ह्रासमान तो देखो इसमें हो जाएगा आपका, किसमें, 1 to 6 ओपन इंटरवल रखेंगे, क्योंकि बराबर कर दिया तो उस पर 0 हो जाएगी, स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा। आ गई बात समझ में। तो यानी कि निरंतर ह्रासमान लगातार घट रहा है, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 इंटरवल हैं तो उसके जोड़ने के लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं हम। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 to इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में। तो ये हो जाएगा निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से, ठीक है भाई। ठीक है। अब देखो इसके बाद आएगा हमारा, देखो नेक्स्ट कोड क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस इसको आप खुद से कर सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इसको आप खुद से करोगे। आई कुछ बात समझ में, बताओ भाई। अब देखो इसके बाद आएगा हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है या मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये आपको बतानी है। आ गई बात समझ में। तो अब देखो जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है, तो यहीं पे समझ लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के द्वारा। जैसे कि आपको समझना है कि अधिकतम और न्यूनतम मान, जैसे कि किसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे देखो माइनस से प्लस, यानी कि माइनस से प्लस हो रही है,
जैसे कि ये हमें फंक्शन दे रखा था 3x² + 2x + 7, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि -1/3 से लेके इन्फिनिटी तक तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है ना, और इधर इसकी साइड, इधर की साइड घट रही है। आ गई बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, इस फंक्शन की वैल्यू अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी? आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि इस फंक्शन की ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी फंक्शन उसकी जो उस पॉइंट पर माइनस से प्लस हो रही है फंक्शन की वैल्यू, यानी कि माइनस से पहले कम थी फिर बढ़ रही है, इंक्रीज कर रहा है फिर, ठीक है। तो उस पॉइंट पर जैसे कि x इक्वल टू यहाँ पे कितना था -1/3 पर फलन का मान कैसा होगा? न्यूनतम होगा। माइनस से प्लस यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। तो अगर ये माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है भाई, क्या है आपकी वैल्यू -1/3 इस फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो फलन का मान न्यूनतम, तो ये देखो एफ ऑफ, जब हम फलन का अधिकतम या न्यूनतम न्यूनतम मान निकालना है, जैसे कि -1/3 से इसमें रखेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, देखो एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। ये है हमारा 3x² + 2x + 7। आगे बात समझ, इसमें रखेंगे एफ ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर + 2 इंटू -1/3 + 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/9 माइनस के 2/3 + 7। आगे बात समझ, 3 से 9 को काट दो 3 बार, माइनस के 2/3 प्लस के 7, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या 3, 1 -3 नहीं 2 है ये, है ना, और प्लस के 3 7 21, 21 और 1 22, 22 में से 2 गए तो 20/3 हो गई इसकी कैसी वैल्यू, फंक्शन का न्यूनतम मान। आ गई बात समझ में। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू प्लस से माइनस हो रही है, पहले ज़्यादा थी फिर कम हो रही है, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, है ना, उस पॉइंट पर यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, तो x बराबर ऐसा ए पॉइंट जो होगा, है ना, पर फलन का मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा भाई। आ गई बात समझ में, ठीक है। उस पॉइंट को उस फंक्शन में वैल्यू रख के निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे भी शो हो सकते हैं कि जिसके या तो माइनस माइनस हो जाए दोनों तरफ, या फिर दोनों तरफ प्लस प्लस हो जाए, तो ना तो इंक्रीजिंग होगा, ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यानी कि ना तो उसका मिनिमम वैल्यू होगी और ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे देखो, अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछा जाए, ठीक है, तो देखो 1 पॉइंट पर एक x बराबर 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, मैक्सिमम, 6 पर मिनिमम। आ गई बात समझ में। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहलाते हैं ये, ठीक है। अगर आपको कोई इंटरवल ही दे रखा है या उसी पॉइंट पर जो दे रखे होते हैं उन्हीं पर निकालनी है, तो आ गई बात समझ में, ठीक है। तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो ये वाला भी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर करना है, ठीक है। अब देखो भाई, ये हो गए यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम करते हैं कि जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है आपको कि 1/x⁴ का उच्चिष्ट मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू e⁴ है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करोगे, सबसे पहले हम मानेंगे, देखो फंक्शन f ऑफ x क्या दे रखा है हमें, 1/x⁴ है। अब देखो जब हम अधिकतम या न्यूनतम मान निकालते हैं, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज वो पता होना चाहिए पहले, तो हम क्या करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन, ये कोई फंक्शन दे रखा है आपको, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, एक्स की घात में एक्स का फंक्शन, तो दोनों ओर क्या लोगे आप, लॉग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे या तो y लिख लो या एफ एक्स लिख लो, तो y लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा देखो दोनों ओर लॉग लेने पर,
ठीक है भाई, तो log लेंगे भाई, log लेने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो तुम्हारा log y इक्वल टू log 1/x⁴ ठीक है। अब देखो log की प्रॉपर्टी से ये घात आगे आ जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा log 1/x, ठीक है। तो इसको देखो जब सॉल्व करो पहले x, ये हो जाएगा log 1 माइनस log x, log की प्रॉपर्टी से log 1 की वैल्यू 0, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा देखो 0 माइनस, तो यहाँ पे x -1 का 0 माइनस log x, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो -x लिख सकते हैं और log x लिख सकते हैं, ये हो जाएगा देखो log y, ठीक है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए क्रिटिकल पॉइंट भी तो चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, करो भाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू -x को सेम रखो है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x सेम रखा, -x का डिफरेंशिएशन -k1, ठीक है। यहाँ पे देखो x से x कट गया, यहाँ पे बची -k1, ये प्लस और माइनस हो जाएगा -k log x। अब यहाँ पे देखो y का डिवाइड तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, हमें तो चाहिए dy/dx, ठीक है। तो हम अधिकतम या न्यूनतम के लिए यहाँ पे, क्योंकि हमें अधिकतम उच्चतम मान चाहिए है ना, तो हम कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू, उच्चतम मान के लिए हम करेंगे dy/dx को 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखो कि y -1 माइनस log x बराबर 0, y का 0 में डिवाइड, -1 माइनस के log x बराबर 0, तो देखो माइनस के log x बराबर 1, ठीक है। तो आप माइनस है इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा देखो log x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे देखो बेस e है हमारा, तो ये हो जाएगा देखो x बराबर e की घात -1, तो आप इसे लिख सकते हो x इक्वल टू 1/e। तो देखो कुछ तो दिख रहा होगा अब आपको, यहाँ पे देखो 1/e आ रहा था कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो काम करता है कैसे, कि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था इस फंक्शन का, आगे बात समझ में। तो पॉइंट आया हमारा, तो इस पॉइंट पर आप इसकी dy/dx की वैल्यू पता कर सकते हो कि ये प्लस है कि माइनस, ठीक है। अगर पता कर पाओ तो आप कह सकते हो कि उच्चतम होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1/e है, ठीक है। तो 1/e को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि देखो y की वैल्यू क्या है हमारी 1/x, इसकी पावर में x है ना, और ये वैल्यू हमारी -1 माइनस के log x, तो इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे x की। तो यहाँ पे देखो dy/dx इक्वल टू x की जगह 1/e, तो ये 1/x है तो उल्टा करेंगे तो ये e हो जाएगा है ना, e की पावर 1/e, ये हो जाएगा देखो -1 माइनस के log e, log 1/e होगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे कितना होगा ये 1/e, ठीक। तो एक बात बताओ, ये तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन ये log 1 0 हो जाएगा माइनस के, तो माइनस का 1 और माइनस के log 1 माइनस के log e, ठीक है। log 1 0, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 1, तो यानी कि जो डेरिवेटिव है वहाँ से तो हमारी 0 ही आई है भाई, हम इसको कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो उसका क्या चेक करना है कि ये आपका अधिकतम या न्यूनतम, या तो नंबर लाइन पे आप देखो इसे ड्रॉ कर नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है, आ गई बात समझ में। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे कैसे इसका, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का dy/dx ये था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो फंक्शन बना हमारा, तो इसका करना है आपको क्या, सेकंड डेरिवेटिव, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से देखो अगर हमारी log y की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो हम यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ पे अब देखो फिर से इसी का डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा देखो d²y/dx², यहाँ पे लिखेंगे है ना, कि पुनः अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो तुम्हारा कितना, यहाँ पे देखो इस y को तो मान लो फर्स्ट और ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका सेकंड। तो y को हमने रखा फर्स्ट सेम, इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो हो जाएगा 0 और माइनस, और ये हो जाएगा log x का 1/x। आ गई बात समझ में। अब देखो प्लस सेकंड टर्म को हमने रखा सेम, माइनस की log x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा देखो dy/dx। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू क्या थी हमारी, वो वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या थी हमारी, देखो 1/x⁴, यहाँ पे माइनस की 1/x माइनस ये प्लस, अगर हम इसे माइनस करना चाहें तो इधर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसे कर देंगे माइनस, और ये हो जाएगा 1 - 1 + log x इंटू dy/dx की वैल्यू ये रही हमारी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 1/x⁴ और माइनस का 1 - के log x। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमारा क्या हुआ कि इसकी वैल्यू अगर हमें क्या होता है 1/x सेकेंड डेरिवेटिव जो होता है हमारा, क्या चेक करना है कि अगर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है ना, एट x = a, कोई भी एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1/e आया, ठीक है। अगर 0 से बड़ा आ जाए तो उसकी तो न्यूनतम वैल्यू होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आ जाए तो उस फंक्शन की होती है अधिकतम वैल्यू भाई, उच्चतम मान। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको देखो x = किस पर 1/e पर इस फंक्शन की पूरे की वैल्यू चेक करनी है, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/e रखेंगे सारे फंक्शन में, तो ये तो हो जाएगा देखो e⁻1/e, ये हो जाएगा -e, ठीक है। तो ये देखो हो गया सारा नेगेटिव टर्म, माइनस यहाँ पे 1 + log e क्या हो जाएगी, देखो वैल्यू 1 हो जाती है हमारी, और ये हो गया हमारा 1/e का मतलब e⁻1/e, यहाँ पे -1 - के log e की वैल्यू 1। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमारा क्या आया, ये तो हो गया तुम्हारा कितना कि e⁻1/e इंटू ई, माइनस ये हो जाएगा 1 + 1 2, और ये माइनस प्लस के 4e⁻1/e। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखो कि हमारी जो कौन सी वैल्यू, यानी कि ये प्लस है या माइनस है। आ गई बात समझ में। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है इस पर डिपेंड करेगी कि ये अधिकतम है या न्यूनतम। तो ये जो वैल्यू है हमारी, हमें उच्चतम मान है उसका, तो ये वैल्यू आएगी हमारी देखो नेगेटिव। जब नेगेटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे कि x = हमारा जो वैल्यू है 1/e इस फंक्शन में रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो जो f(e) इसकी अधिकतम मान, उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा, देखो 1/x की जगह पे 1/e, तो यानी कि e हो जाएगा e⁻1/e। तो यही आपको प्रूव करना था कि जो फंक्शन था उसका उच्चिष्ट मान हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके इस एक्सरसाइज में। जो आपके लिए होमवर्क में हमने क्वेश्चन बताया था वो आपको कमेंट में ज़रूर आंसर करना है, ठीक है। तो काफ़ी देखो हमने जो सैम्पल पेपर करा दिए हैं उसमें भी हैं, और प्री बोर्ड में भी आपको इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं आपको, ठीक है।